नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सभी का स्वागत है पुनः। आ जाइए जल्दी से सभी साथी, बढ़ते हैं अपने। आज एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक हम सभी टॉपिकों की शुरुआत करेंगे, बस एक बार समझो इन चीजों को गहराइयों से। आज हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1857 की क्रांति, भाई राजस्थान में 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, सारी बातें, बहुत सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। क्रांति से संबंधित जब भी दोस्तों बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि क्रांति पढ़ने से पहले हमें कुछ कारण थे, उन कारणों को पढ़ना जरूरी होता है कि सर कौन से कारण थे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रांति क्यों हुई थी। अंग्रेज यहां पर आ गए। अंग्रेज आने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि भाई अंग्रेजों ने राज करना शुरू कर दिया। उसके लिए थोड़ा सा 1857 की क्रांति से काफी पीछे जाना पड़ेगा। हालांकि यहां से राजस्थान के आधुनिक काल की शुरुआत होती है। आधुनिक काल, आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? 1857 की क्रांति से होती है। क्यों भाई, कारण क्या होगा? ये एक क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, ये एक स्वतंत्रता संग्राम। क्या है? एक स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम। देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति होने के बाद बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम हुए थे। जैसे क्रांति हो गई, क्रांति से प्रभावित हुए तो लोग, किसानों ने कौन से आंदोलन किए? किसान आंदोलन किए थे कि नहीं किए थे? हमें अच्छी तरह से पता है। वे किसानों ने किसान आंदोलन किए। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन से धीरे धीरे जनजातियां भी प्रभावित हुई। तो कौन से आंदोलन हुए थे? तो मैं हमेशा कहता हूं फिर हुए जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन से संबंधित फिर हुए प्रजामंडल। प्रजामंडल आंदोलन हुए, प्रजा के जो किए थे जनता ने कि भाई मारो राज होना चाहिए, जनता को राज होना चाहिए, थारो क्यों राज है। आज सारंग पीछे भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत तो होगी। अब भाई शुरुआत हो या बाद में कोई विशेष बात तो वही है भाई, क्रांति की शुरुआत हो गई। तो क्रांति की शुरुआत हमने अंग्रेजों के विरुद्ध की थी भाई, अंग्रेजों के कारण हमने क्या की थी? क्रांति की शुरुआत की थी। पहली बात देखो, अंग्रेजों का यहाँ पर राज हुआ था। अंग्रेजों का राज, कारण क्या था कि अंग्रेजों का राज हुआ? भाई क्यों कारण हो? कोई तो कारण हो कि जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हमें करनी पड़ी। इसके पीछे बड़ा राज था दोस्तों। क्या राज था? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मराठों का आधिपत्य हो गया था। मराठों व पिंडारियों का, पिंडारियों का राजपुताना में आधिपत्य, राजपुताना में आधिपत्य हुआ था। आधिपत्य मतलब इनका राज हो गया था एक प्रकार से। हमें अच्छी तरह से पता है, अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम मराठे किस रियासत में आए, सर्वप्रथम मराठे मेवाड़ में आए थे। अब थे सोचोगा गुरु जी गलत करा दिया, मेवाड़ में आए थे। राजस्थान में इस राजपूताना क्षेत्र में सर्वप्रथम कहां पर आए? और मेवाड़ में आए। और नोट लगाकर लिखना, सर्वप्रथम हस्तक्षेप कहां पर किया था? सर्वप्रथम हस्तक्षेप मराठों का कौन सी रियासत में हुआ था? मराठों का बूंदी रियासत में हुआ था। बूंदी रियासत में हुआ। कौन सी रियासत में हुआ था? बूंदी रियासत में हुआ था, ध्यान रखना। देखो, हस्तक्षेप और प्रवेश अलग अलग होता है। गले के पता नहीं क्या हो जाता है, रिकॉर्डिंग करने आता हूं तभी गला खराब हो जाता है। हुआ क्या कि मराठे थे, मराठे आणो जानो तो भाई सारी रियासत के अंदर रहे थे। तार पड़ोसियां करे जाओ, पहला ही जाऊं ताण नाग रहा होगा, लेकिन ते पड़ोसियां घर के मां थारो राज कदम चालनो शुरू हो है। पड़ोसियां घर में जब राज शुरू हो, जग दिन बाद बारी छोरी थार कान देखण लागी, आ देखण लागी, हंसण लागी, जग दिन भी छोरी कान देखण लाग्या। फिर बाद छोरी तार सागे प्रेम करण लागी। आ बिंग बाद के मां के करण लागी, बिंग बाद में थे भी छोरी ने कोगा, बाद छोरी बियांग बियांग कहेगी, घरान भी कहेगी छोरो गलत कोनी। वही बात है। मराठे मेवाड़ में सर्वप्रथम आए थे और हस्तक्षेप किया था बूंदी रियासत में। हमने पढ़ा था स्वाई जय सिंह को, जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता है ना, उसने जयपुर को बड़े करने की एक योजना बनाई थी कि जयपुर का मैं विस्तार कर दूं बड़ा सारा। उसने जब बड़ा सारा विस्तार करने की जब योजना बनाई थी तो सबसे पहले अपनी बहन के घर में हस्तक्षेप कर बैठा।
जिसकी शादी बुद्ध सिंघाड़ा के साथ में की गई थी, अमर कंवरी, वहां पर राजगद्दी से हटा दिया, उनको दलेल सिंह को बना दिया था, करवर का जागीरदार था। तो अमर कंवरी ने मराठों को भेजी राखी, आओ सा सहायता करो सा, मारो बीरो सा, एजको मार सा गड़बाद करण नागरिक। तो सहायता करने के लिए मराठी आए, मराठों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मराठी छोटी मोटी डील किया नहीं करते थे, मराठों को चाहिए था पैसा। 10 लाख से नीचे डील ही नहीं होगी कोई भी प्रकार की। किसी को टपकाना है बोले टपका देंगे, क्या करोगे बोले भाई 10 लाख लगा। 10 लाख से नीचे मराठों की लगभग डील हुआ ही नहीं करती थी। जब भी जहां पर भी देखेंगे 10 लाख का समझौता, 5 लाख लेकर चले गए, 6 लाख लेकर चले गए, मोटी मोटी रकम राउंड फिगर की बात करें तो 10 लाख नीचे तो डील करता ही कोई नहीं। ठीक है, तो मराठों यहाँ के राजाओं का कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ के जो राजा थे उन राजाओं ने क्या किया कि भाई आपसी इनकी कभी बनी नहीं राजपूतानी क्षेत्र के अंदर। जब इन राजाओं की कभी आपस में बनी नहीं तो भाई दूसरा तो फायदा उठाएगा। दूसरों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। जैसे जयपुर की बात करते हैं, मराठी आने शुरू हो गए और मराठों का दबदबा शुरू हो गया। देबारी समझौता हुआ था 1708 में। उस समझौते में साफ शर्त लिखी हुई थी कि अमर कंवरी का बेटा क्या बनेगा, जयपुर का भावी राजा बनेगा। लेकिन ईश्वरी सिंह बन गए। फिर मराठों को माधो सिंह ले आए। लगभग जब भी समस्या होती थी तो मराठों को बुला लिया करते थे। मराठों के साथ साथ में उत्तरी भारत से आए हुए थे पिंडारी। पिंडारियों का भी दबदबा हो गया। टोंक रियासत पिंडारियों की रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत हम पढ़ते हैं, एकीकरण में हमने पढ़ा भी था। पिंडारियों का दबदबा, पिंडारियों का इतना दबदबा नहीं था जितना मराठों का था। मराठी तो डरते ही नहीं थे, आराम को बड़े पक्के थे। बस बोले आक्रमण करना, बोल करना, बोले कितनी सेना आगे वाली, बोले 20,000, बोले अपने पास कितनी, बोले 10,000, बोले जीत लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डरते नहीं थे, हौसला बुलंद रखा करते थे। और हौसला बुलंद रखने वालों की हमेशा जीत होती आई है, इतिहास गवाह इस चीज का। मराठों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इधर से क्या हुआ कि इधर से आई अंग्रेज। मैं बता रहा हूं कि क्रांति क्यों हुई थी, क्रांति का मूल बिंदु जानना जरूरी है। क्योंकि ऐसे तो हम लिखना होता तो लिख ही लेते, कभी कहीं लिखवा देता ये हुआ ये हुआ वो हुआ। पहले समझो इन बातों को। आप एक चीज ध्यान रखो कि जब क्रांति हुई थी तो क्रांति के पीछे सबसे बड़ा कारण था, वो सबसे बड़ा कारण क्या था, मराठों का कारण था। मराठों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, डील किया करते थे। अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से आए थे। आने के बाद में अपने वाले इधर राजपुताना क्षेत्र में आए, कोई भटक कर आ गए बेचारे। हम कहते हैं ना सर, टॉम सरोस आने वाला राजपुताने में पहला अंग्रेज था जो जहांगीर के साथ में अकबर के किले में मिलता है। आगे सभी ने पता किया, अब ठीक है। फिर अंग्रेजों के पास सेना थी तो अंग्रेजी इनको आती थी, अपने वालों को भाई शाम को ही आती है अंग्रेजी, क्योंकि रजवाड़ों में चलती थी रजवाड़ी। तो भाई सब ने पूछा भाई इनका पीछा कैसे छुटाया जाए। तो अपने वाले क्या करते कि धीरे धीरे हम पढ़ते हैं वो 1757, 1764 बलासी और बक्सर के युद्ध के बाद में इनका आधिपत्य होना शुरू हो जाता है। अपने वालों को पता चला कि अंग्रेज भी अपना अधिकार जमा रहे हैं। तो भाई का बोलिए, तो व्यापार के उद्देश्य से आए हैं, बोले अधिकार जमा लिया। तो अपने वालों ने सहायता मांगनी शुरू की। तो अंग्रेज बड़े सियाणे थे। अंग्रेज बोले ऐसे सहायता नहीं करेंगे, संधि करो हमसे, हमसे संधि कर लो, संधि करने के बाद हम तुम्हारी सहायता कर देंगे। बोल कैसी संधि, बोल संधि में लिख दो हम मराठों से, उन्होंने साफ लिख दिया मराठों से हम बचाएंगे आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई भी मराठा आपके ऊपर आक्रमण करेगा उस आक्रमण से हम बचाएंगे आपको मराठों से। बस शर्त ये है कि अगर कल को कोई दिक्कत हो गई और हो गई, हमारे खिलाफ कोई भड़क गया तो आप हमारी सहायता करोगे। तो अपने वालों ने कहा बोले अंग्रेज क्यों भड़केंगे, इनके खिलाफ कौन भड़केगा, अगर अपने को बचा रहे हैं तो भाई कर दो सिग्नेचर, क्या दिक्कत है। 1803 की बात है कि लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, सहायक संधि लेकर आया था। वो सहायक संधियां ज्यादा कामयाब सिद्ध नहीं। सहायक संधियां नहीं हुई तो अंग्रेज सियाणे हुआ करते थे, समय समय के अनुसार अपडेट हुआ करते थे। 1817 और 18 के अंदर एक और संधि ले आए, जिस संधि का नाम था आश्रित पार्थक्य की संधि। दोनों संधियां ले आए और संधियां लाने के बाद सिग्नेचर करवा लिए, शर्तें अपनी लिखवा ली और राज करना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब जैसा मन में आए वैसा करते थे। क्रांति के बहुत सारे कारण थे, हालांकि एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे। हमें तत्कालीन कारण पढ़ते, एक भी तत्कालीन कारण था, वो क्या था। तत्कालीन कारण जो था वो यही था कि भाई वो चर्बी वाले कारतूस थे, बाकी कारण बहुत सारे थे, एक कारण नहीं था। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, कोई राजा अपना शोषण कर रहा है, राजाओं के ऊपर शोषण कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। समझदार हुए, समझदार होते होते बोले अपने काम करो, इन गोरों को बाहर से बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे तो ये, क्योंकि हमने तो संधियां सिर्फ मराठों की भय से, मराठी हमारे ऊपर आक्रमण ना करे उसके लिए की थी हमने तो संधियां।
अब अपन थोड़ी ध्यान को राज करना आ जाएगा अपनों पर, तो उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। जब राज करना उन्होंने शुरू कर दिया तो क्रांति का बिगुल बज गया। अब क्रांति के बिगुल बजने से संबंधित लेकर लास्ट तक जितनी भी कहानियां हैं, अब जो एग्जाम में पूछी जाती है वो हम शुरुआत करेंगे। यानी हमने अंग्रेजों के साथ संधि क्यों की थी, तो कारण यही था कि मराठों के भय से बचने के लिए हमने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी। एक लाइन लिखो, मराठों से बचने के लिए हमने अंग्रेजों से संधि की। क्योंकि मराठों का अपने ऊपर आधिपत्य हो गया था। इनसे बचने के लिए की थी, मराठा और भंडारियों से बचने के लिए हमने अंग्रेजों से संधि कर दी और अंग्रेज अपने ऊपर आधिपत्य करते रहे। भारत की मैं नहीं करवा रहा हूं, जब अपने भारत की पढ़ते तो 1757 और 64, 82 और बक्सर दोनों युद्धों को हम पढ़ते, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमें किनको पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं क्रांति की। तो क्रांति में पहली बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि हमने मराठों से बचने के लिए इनसे संधियां की, संधि करने के बाद इन्होंने मनमानियां की, मनमानी करने के विरुद्ध में अपने वालों ने हथियार उठा लिए और क्रांति का बिगुल बजा दिया और एक प्रकार से आधुनिक राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। आधुनिक राजस्थान की शुरुआत 1857 की क्रांति से मानी जाती है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का आधुनिक इतिहास और आधुनिक इतिहास में हमने सर्वप्रथम शुरुआत की है 1857 क्रांति, मतलब 1857 की क्रांति हमने शुरुआत की है। देखो संधि की गई, संधियों में एक तो थी सहायक संधि। कौन सी संधि थी? सहायक संधि। और दूसरी तरफ संधि थी, उस संधि का नाम था आश्रित पार्थक्य की संधि। इसी को अपडेट किया इन्होंने, आश्रित पार्थक्य की संधि। सहायक संधि कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं चली थी। सहायक संधि है वो कौन लेकर आया? सहायक, सहायता कौन आदमी कर सका, ये याद रखना अपन। सहायता पहलो आदमी कर सका, कौन लेकर आया था? लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था, लॉर्ड वेलेस्ली। और सबसे पहले लाकर अपने एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था भरतपुर के साथ सर्वप्रथम की, भरतपुर के साथ सर्वप्रथम संधि की, सर्वप्रथम संधि की। देखो अब थे सोचो का गुरुजी, करौली साकरी, करौली के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि है दोस्तों, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कौन सी संधि है? आश्रित पार्थक्य की संधि है, जिसको लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आया था। कौन लेकर आया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ध्यान रखना। उस संधि को लाने का श्रेय दिया जाता है किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। ये कौन लेकर आया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स ये लेकर आया था। आश्रित पार्थक्य की संधि अलग है और सहायक संधि अलग है। ये संधि सर्वप्रथम की जाती है किस रियासत के साथ? ये लगभग 1803 की बात है। कब की बात है? 1803 ईस्वी की बात है। कौन सी संधि की मैं बात कर रहा हूं? सहायक संधि की बात कर रहा हूं मैं, 1803 की है, ध्यान रखना। ये तो 1803 की है, सर्वप्रथम कर ली जाती है, भरतपुर के साथ में की जाती है, ध्यान रख लेना। जो ये जो संधि है ना, ये इसकी तारीख आती है, तारीख अपने को याद नहीं रखनी। 29 सितंबर आती है, कई जगह सितंबर, कई जगह अक्टूबर, कई जगह कितनी भी आती है, हमें तो 1803 याद रखनी है, जिसने भरतपुर रियासत के साथ क्या की जाती है? संधि की जाती है। आश्रित पार्थक्य की संधि 9 नवंबर 1817 को सबसे पहले की जाती है करौली रियासत के साथ। यह संधि सर्वप्रथम अपने राजस्थान में किस रियासत के साथ की गई थी? सर्वप्रथम करौली रियासत के साथ की जाती है 1817, बस इतनी ध्यान रख लीजिए, ठीक। यहां का राजा कौन था? हरबख्शपाल सिंह, हरबख्शपाल सिंह। बोले कर ली संधि, बोले कर ली संधि, पर करवा लिया सिग्नेचर, बोले करवा ली। अब देखो ये संधि, एक तो ये संधि अलग है और एक दूसरी संधि अलग है। एक नाम और आएगा विस्तृत व्यापक एवं सहायक संधि। वो रियासत कौन सी थी? कौन सा नाम आता है? विस्तृत व्यापक एवं सहायक संधि। मतलब इसका मतलब क्या होता है? विस्तृत व्यापक एवं सहायक संधि का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? इसका मतलब होता है कि महाराज साहब में सारी शर्ता खोल लो, मैं भी थारे सामने शर्ता रखूंगा, थे भी हमारे सामने रखो। तो वो रियासत कोटा थी। सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि भाई विस्तृत व्यापक एवं सहायक संधि करने वाली सर्वप्रथम रियासत कौन सी थी, तो वो सर्वप्रथम रियासत कौन सी हो जाएगी? ध्यान रखना, वो कोटा है। सहायक संधि सीधी कर ली थी वो करौली थी। बाकी जिसने
पूर्ण रूप से सारी बातें खोल कर की थी वो रियासत कोटा थी। ठीक है, होती रही संधियां, सभी रियासतों के साथ हो गई, सभी राजाओं को बुलाया गया, सभी राजाओं ने इनसे राजाओं से संधियां कर ली, सभी ने कर ली। तो भाई इधर से की बात है जो अपने पढ़ते हैं कि अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने आश्रित पार्थक्य संधि की थी, आश्रित पार्थक्य संधि। हम पूछा जाता है कि अंतिम रियासत कौन सी थी, भाई अंतिम रियासत थी सिरोही। अंतिम रियासत कौन सी है, सिरोही है। अब आप सोचोगे सिरोही वाले डरते नहीं थे क्या, सिरोही वाले क्यों नहीं डरते थे, सिरोही वाले तो पहले डरा करते थे, छोटी सी रियासत थी, राजा था शिव सिंह, तो भी इसने लास्ट में क्यों की। हुआ क्या था, सभी राजाओं ने क्या किया कि भाई सभी राजाओं ने इन सभी को बुला रखा था, अंग्रेज आए हुए थे, अंग्रेजों के पास में संधि कर रहे थे। तो अंग्रेज लगभग अगर पूछा जाए ना आपसे कि इन संधियों पर हस्ताक्षर किसने करवाए थे, हस्ताक्षर करवाने वाला अंग्रेज कौन था, तो हस्ताक्षर करवाने वाला अंग्रेज था चार्ल्स मेटकोफ। चार्ल्स मेटकोफ के नेतृत्व में सारी की सारी क्या होती है, संधियां होती है, जिसने क्या करवाए थे, इनसे राजपुताने के राजाओं से हस्ताक्षर करवाए थे। ठीक है, बातें चलती रही, होती रही। सिरोही रियासत लगभग 1817-18 में संधियां हो गई थी पूरी रियासतों के साथ, एक रियासत बन गई सिरोही। सिरोही वालों ने सोचा भाई आज हमारे पास आएंगे, कल आएंगे, साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, आ ही नहीं रहे अंग्रेज अपने पास में। सिरोही वाले खुद चले गए अंग्रेजों के पास, जाकर बोले अरे भाई साहब हमने कौन सी मोरडी के बाटा मार दिया, भाई हमारे साथ क्यों नहीं की संधि। अंग्रेजों ने पूछा भाई तुम कौन है, आई एम शिव सिंह, किंग ऑफ सिरोही। सिरोही, हाँ सिरोही के साथ तो होगी, बिल्कुल होगी, निंदा मौके। वो मान सिंह कह रहा था कि सिरोही के साथ तो हो गई, बोल कौन मान सिंह, बोल किंग ऑफ मारवाड़। बोले ऐसे कैसे, बोले क्योंकि भाई जब भी संधियां हो रही थी उन संधियों के अंदर क्या किया जा रहा था, सभी अपने अपने मैप लेकर जा रहे थे, बोले ये देखो ये इतना मेरा मैप है ना, ये सारा का सारा इस स्थान के ऊपर है, देखो और ये मेरा मारवाड़ है, और वे मारवाड़ में जालोर आया करता था। तो इसने कहा बोले ये सिरोही भी मेरा ही है, मान सिंह ने कहा, बोले मेरे साथ संधि होगी मतलब सिरोही भी मेरा ही क्षेत्र है, तो कर ली संधि। अंग्रेजों के पास शिव सिंह बोला अरे झूठा है वो एक नंबर का, उसने साफ तरीके से झूठ बोला, हम अलग है उनसे, आते ही नहीं है मारवाड़ में। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, बोले हाँ, बोले चलो कोई ना, देर से आप आ गए, कोई बात नहीं संधि कर दो। इसलिए अंतिम रूप से शिव सिंह जाता है और शिव सिंह जाकर संधि करता है। कारण ये था लास्ट रियासत में, क्योंकि मारवाड़ के राजा थे मान सिंह जी, और मान सिंह जी ने साफ कह रखा था बोले सिरोही मेरे अंडर में आता है, इसलिए मेरे साथ संधि होगी, इसका मतलब किसके साथ संधि होगी, इनके साथ भी संधि हो गई, ये बात थी। इसलिए हम पढ़ते हैं अंतिम रियासत कौन सी थी, सिरोही थी, जिसने अंग्रेजों के साथ में क्या की थी, संधियां की थी। अंतिम का कारण यही था, और तो कोई कारण नहीं था। तो चार्ल्स मेटकोफ इन संधियों के ऊपर हस्ताक्षर करा रहा था, और शिव सिंह के नेतृत्व में क्या किए जा रहे थे, शिव सिंह के नेतृत्व के अंदर शिव सिंह अंतिम राजा था, मेटकोफ की ओर से हस्ताक्षर किए जा रहे थे। अब देखो हमें एक तरीके से ध्यान रखना 1857 की क्रांति के कारण क्या, कारण कितने लिख लो, चाहे पीएचडी कर दो क्रांति के ऊपर, लेकिन क्रांति के थोड़े कारण जानने हमें, वो जरूरी भी है, पढ़ने भी जरूरी है हमें। 1857 की क्रांति के कारण, मोटे मोटे कारण लिखवा देता हूं कि भाई मोटे मोटे कौन कौन से कारण थे। तो देखो 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो संधि होने के बाद में क्या किया अंग्रेजों ने, राजाओं के साथ में इन मामलों में भाई राजा कौन बनेगा आगे वाला और कौन नहीं बनेगा, कैसा करना है आगे क्या नहीं करना है, इन लुगाई सा तो ब्याह करा तो लियो, पर लुगाई का कन्या कौन रहो तुम, आ तू रानी ले तो आयो, रानी का कन्या दिख गयो देख ले ठीक हो रहेगी, कहने को मतलब आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करना क्या, यानी राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, या राज्यों के या फिर राजा के आंतरिक मामलों में EIC का हस्तक्षेप, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप। भाई ए भी हस्तक्षेप करना के मराठा करना के, मराठा पोल मिली तो अंग्रेजन भी मिल गई, है तो सारा ही, लेकिन अपरला बावड़ा थोड़ा, तो भाई ठीक है अपरला करना के। अब जो राजा अंग आंतरिक मामला में राजा कौन बनेगा, तो इसका मतलब राजा बनाने का कार्य तो सामंत किया करते थे, इस राजपुताने क्षेत्र में राजा बनाने का कार्य सामंत किया करते थे, अलग अलग रियासतों में अलग अलग प्रकार के सामंत हुआ करते थे, तो सामंतों का कार्य हुआ करता था कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये सब। लेकिन राजाओं के ऊपर अब राजा कौन बनेगा ये डिसाइड अब अंग्रेज करेंगे,
सामंत नहीं करेंगे। सामंतों की छुट्टियां होने लगी, सामंतों का व्यवहार कम हो गया, सामंतों का दबदबा कम हो गया। यानी कहीं ना कहीं सामंतों के साथ कठोराघात हुआ था, अपने कह सकते हैं उसको अपनी भाषा में लिखें तो सामंतों के साथ अव्यवहार, या फिर सामंतों के साथ में क्या हो गया था, सामंतों के अधिकारों का जो अधिकार हुआ करते थे उनका कठोराघात हुआ, उनका नियंत्रण नहीं चला, यानी सामंतों की चलती नहीं थी। अपने सीधी सी एक ही लाइन ये लिख सकते हैं कि सामंतों के अधिकारों का कठोराघात, सामंतों पर नियंत्रण लिख लेते हैं ना, सामंतों पर क्या हो गया, इनका नियंत्रण हो गया। भाई सामंत अब कोई नहीं करेगा, सामंत जो भी है राजा बनाएगा तो राजा बनाने का कार्य किसका होगा, अंग्रेजों का होगा। ये बात यहाँ पर साफ तरीके से चल गई। फिर उसके बाद तो देखो आज भी चलता हुआ है जी, धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक एवं आर्थिक कारण। अगर आप आ कारण भी लिखा भाई धर्म आधार पर जी सती प्रथा है, घूंघट प्रथा है, वह तो सारा आई जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर और लिखना चाहे तो अफीम की खेती पर रोक लगा दी। आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो कार्य किया करते थे, बोला अफीम नहीं करनी है, नील की खेती करो, अफीम की खेती पर नियंत्रण कर दिया। अपने मन मानी आई जो जो करते रहे, बोले अफीम की खेती नहीं करोगे, अगर कोई अफीम करता हुआ दिख गया तो ठीक नहीं रहेगी, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। और कंपनी ने अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने राज्यों में अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए, राज्यों में क्या कर दिया, अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए, अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए, नियुक्त कर दिए, आपका अधिकारी नियुक्त कर दिया। और क्या करियो, कंपनी ने अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। उसके अधिकारी मतलब पॉलिटिकल एजेंट, ब्रैकेट में लिख लेना पीए, पॉलिटिकल एजेंट आप पढ़ना आगे कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन है। तो यह भी एक प्रकार को कारण ध्यान रख लियो, ठीक है ना। और भी जी हाँ लिखो तो गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति, राजा है वो अगर बेटा नहीं हुआ उसके तो वो गोद नहीं ले सकता, सीधी सी बात है। हड़प नीति भी ले गया है। तो अपने राजस्थान के अंदर हड़पी को नहीं, किसी रियासत, उदयपुर के बारे में आता है, लेकिन हड़पे जाने वाली रियासत ऐसी कोई नहीं थी, कुशासन को आरोप लगा दियो और लगा दियो। अपन राजस्थान की बात करें, भारत मत पढ़ना तो और बहुत सा कारण हो जाएगा। तो राजस्थान की अपनी बात करते हैं तो राजस्थान में इतनी इतनी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये कुछ कारण थे, बड़े इंपॉर्टेंट कारण थे, सारे के सारे ध्यान रख लेना, जो 1857 की क्रांति के क्या थे, कारण थे। समझ गए बात को, आगे देखते हैं। ये सारी नीतियां, अब इन नीतियों में अब अपने घूंघट प्रथा, जी हाँ, सैनिकों के साथ मैं एक लाइन और लिख दो, सैनिकों के साथ, सैनिकों के साथ असमानता। भाई आपला सैनिकांचा उंचो पद कोण देऊन आपला सैनिक होता बिचारा अंग्रेजांनी अंग्रेजणी बचकी होती बांग टाबरियांगी सिस्टम बांध संभालता, तो आपण सैनिकांगो काम थोड़ी हुआ बेचारा। तात्कालीन कारण क्या था, तात्कालीन कारण, तात्कालीन कारण यानी उस वक्त का मुख्य जो कारण था ना, ताता ताता गाँव, तात्कालीन कारण क्या था, उस वक्त चर्बी वाले कारतूस थे, चर्बी वाले कारतूस, ये था तात्कालीन कारण। भाई चर्बी वाले कारतूस इनका क्या था, तात्कालीन कारण था। ये सारे कारण ही तो है सारे के सारे। उस वक्त भाई अंग्रेज थे, वो अंग्रेज ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल लेकर आ गए थे, वो भी एक तात्कालीन कारण था, चर्बी वाले कारतूस आगे लिखेंगे। अब देखो ये तो क्रांति के कारण है, क्रांति का हमें परिणाम का पता पूछा जाए कि क्रांति का परिणाम क्या रहा, तो अपने साफ कह देते क्रांति ऐसे पल रही। हाँ क्रांति को कई चीज का प्रभाव है, अंग्रेज भी संचेत हो गया, बोले भारतीय लोग यहाँ भी कर सके, गवर्नर जनरल पढ़ने व्यवहार चेंज कर दिया, बोले वाइसराय कहलाएंगे आज के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर अधिकार हुआ करता था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया। राज्य भारतीयों का जो प्रमुख केंद्र था वो महारानी के हाथ में चला गया था, इंग्लैंड, यानी अपने पास में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव यहाँ से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ध्यान रखना। ये क्रांति के कारण थे, लेकिन चलो ठीक है, बहुत से कारण थे। हमें पहली शुरुआत तो हमें इसी बात का पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति इस राजपूतानी क्षेत्र में क्यों हुई थी। भारत के अंदर तो अपने बात करें तो भाई चर्बी वाले कारतूस थे, सैनिकों के साथ अव्यवहार, गोद निषेध नीति, भारत में तो बहुत सारे कारण है। हड़प नीति लेकर आए थे, कुशासन का आरोप लगाकर रियासतों को हड़प रखा था इन्होंने, हड़पनी शुरू कर दी थी, राजाओं को हटा दिया, मुगल बादशाह का पद कम कर दिया, भारत में तो बहुत सारे कारण हैं। फिर व्यवहार समाप्त कर दिया सैनिकों का, तो ये बहुत सारे कारण है, ध्यान रखना। लेकिन आपने जब राजस्थान की बात करा तो राजस्थान वाली मेन कारण वही है, देखो मराठा रिमा थाना कहानी बताई वही कारण है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तात्कालीन कारण हो गए। अब हमें याद रखने हैं भाई 1857 की क्रांति से पहले गवर्नर जनरल कौन था और फलाना ढिमका पूछ रहा, ये सब पढ़ने अपने को ना। देखो 1857 की क्रांति के समय आपको कुछ लिखवा देता हूं कि क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था।
क्रांति के समय जीजी, जीजी मतलब गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल गुरुजी, डल कर गया डल हो जी, लॉर्ड किनिंग, लॉर्ड इनिंग खेलने आया केनिंग, तो लॉर्ड केनिंग था। कौन था? केनिंग। केनिंग देखो भाई, केनिंग जी कई बार कौन नहीं होगी कि जी हाँ कार्य तो आपने किया है, गलत कार्य, मान लो घर पर बर्तन पड़ा है, बर्तन को आपने हाथ से वो नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद टूट गया, टूट गया, मान लो आपके पास में आपकी बहन खड़ी है, बहन का वो हाथ में जब नीचे गिर रहा था तो बहन का हाथ लग गया, और हाथ लग गया तो बहन क्या कहे, भाई क्या कहेगा, बर्तन बहन ने तोड़ा है, मैं तो उसको पकड़ लेता, मतलब आरोप लगाना एक प्रकार से। कैनिंग पर हम आरोप लगा सकते हैं। बाकी क्रांति का प्रमुख कारण डलहौजी था, डलहौजी ने किए थे, सारी क्रांति की आग लगाने वाला डलहौजी था, जबकि जैकब बिंघम हन्नमाई नहीं बातचीत वो कर गए, और उस वक्त नया कौन आ गया था? कैनिंग आ गया था। तो ध्यान रखना, इससे पहले पूछा जाए, इससे पहले कौन था? इससे पहले, इससे पहले था डलहौजी, डलहौजी। क्रांति के समय कौन था? तो यही था, ध्यान रख लेना। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था क्रांति के समय? प्रधानमंत्री क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पारमस्टन था, पारमस्टन। ध्यान, कौन था? पारमस्टन। ये तो इंग्लैंड के अंदर हो गए। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल व रोटी। रोटी तो किसान बांट रहे थे गांव में आपस में, और कमल का फूल है वो आपस में कौन बांट रहे थे? सैनिक वगैरह ये बांट रहे थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, क्रांति के समय में सैनिक तो बांट रहे थे फूल और रोटियां बांट रहे थे गांव के लोग, किसान जो वृद्ध थे। हालांकि सबसे ज्यादा क्रांति का प्रचार है ना साधु संतों ने किया था उस वक्त, साधु थे ना, साधु, उन्होंने किया था, बड़ा प्रचार किया था उन्होंने। बाद में बेचारे पकड़े गए तो पीटे जाते थे, मारा जाता था, अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रचार जमकर किया था। क्रांति समय से पहले शुरू हो गई, क्रांति 31 में तारीख फिक्स की गई थी, लेकिन पहले शुरू हो जाना क्रांति का असफलता का कारण माना जाता है। और असफलता के बहुत से कारण हैं। वर्त व्यक्ति अगर किसी चीज का नेतृत्व करेगा तो कामयाब हो सकता है, क्या नहीं होगा? युवाओं के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए था। पढ़े लिखे रोजगार जो पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग थे उन्होंने कदापि भी क्रांतिकारियों में इस प्रकार से कोई मोटिवेशन नहीं दिया कि आप मोटिवेशन की तरह वो क्रांतियों के साथ में लड़े। राजाओं का साथ अंग्रेजों के साथ था, बेचारे राजा तो करते क्या, मैंने बताया राजाओं के साथ में तो संधियां कर ली, संधियों में साफ हस्ताक्षर लिखवा रखा था, स्टाम्प स्टूम लिखवाने का कार्य एक प्रकार से अंग्रेजों से चला हुआ। इनको विश्वास था कि ये मुकुर जाएंगे इसलिए तो स्टाम्प चले, वरना थोड़ी चलते। तो वो सारा सिस्टम इन्होंने करवा रखा था, राजाओं का साथ क्रांतिकारियों के साथ नहीं रहा। सबसे बड़ा असफलता का ये भी कारण था। बहुत से कारण थे, अपने लास्ट में लिखेंगे इन क्रांति के असफल होने के कारण क्या थे। तो कमल का फूल है वो कौन बांट रहे थे? सैनिक बांट रहे थे, और रोटियां है वो गांव के किसान बांट रहे थे, ध्यान रखना। फिर क्या होता है? क्रांति का प्रतीक चिन्ह हो गया, कमल का फूल और रोटी हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लैंड की महारानी हमने नहीं लिखा, तो एक साथ में इंग्लैंड की महारानी भी लिख लो भैया ना, फिर दिमाग में आएगा कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी, फिर है ना, विक्टोरिया थी। कौन थी? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी पूछी जाए तो कौन हो जाएगी दोस्तों? विक्टोरिया हो जाएगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विक्टोरिया इसकी जो 1857 की क्रांति के समय में क्या हो जाएगी? ध्यान रखना, इंग्लैंड की महारानी हो जाएगी। देखो ये तो भारत की बातें हैं कि जनरल कौन था और कौन था, हमें तो राजस्थान याद रखना है, लेकिन भारत लिखवा दिया साथ में, जरूरी भी है। देखो जैसे जीजी हुआ करता था, जीजी कौन था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल तो कहां बैठेगा? सेंटर में बैठेगा। कहां बैठेगा? सेंटर में। वो अकेला थोड़ी संभाल सकता है। इसने क्या किया? बोला एक काम और करो, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो सेंटर में बैठ गया, प्रधानमंत्री के नीचे क्या है? प्रत्येक राज्यों में सीएम है कि नहीं है? हाँ गुरुजी है। तो इसने अपने नीचे क्या बिठा दिए? एजीजी, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का कौन बिठा दिया? एजेंट। तो राजपुताना में कौन था? एजीजी था। अब देखो मान लो सीएम कौन हो गया? एजीजी। पीएम कौन हो गया? जीजी हो गया। याद रखने का तरीका समझा रहा हूं आपको। अब भाई सीएम का करना, अपना राजस्थान का जो सीएम है, अब सीएम के पास में कोई सीएम प्रत्येक तहसील में थोड़ी घूम कर आता है,
प्रत्येक जिले के अंदर थोड़ी जाकर आ रहा है सीएम। अब वहां से किन किन को चुन रखा है हमने, विधायकों को, तो विधायकों को चुन रखा है। तो एजीजी ने नीचे अपने क्या किया, एजीजी ने अपने नीचे पॉलिटिकल एजेंट बनानी शुरू कर दी। पॉलिटिकल एजेंट, ये पॉलिटिकल एजेंट एक प्रकार से क्या थे, एमएलए थे। क्या थे, एमएलए। एमएलए का काम करते थे ये, इनके पास कोई दिक्कत होती तो एजीजी को भेजते, एजीजी किसको भेज देता, जीजी को। मतलब वही सिस्टम था जैसे आज अपनी सरकार है, मान लो वैसे ही सिस्टम इनके पास था। तो फिर सबसे पहले इस राजपूताना क्षेत्र में किसकी स्थापना की जाएगी, एजीजी की स्थापना की जाएगी कि नहीं की जाएगी। तो हमें सबसे पहले एजीजी को समझना है। लिखो इनको फटाफट, फिर उसके बाद में आगे लिखते हैं। देखो ये क्षेत्र था अपना राजपूताना, तो राजपूताना रेजिडेंसी की सर्वप्रथम स्थापना पूछी जाती है। राजपूताना रेजिडेंसी की सर्वप्रथम स्थापना, अब आपके दिमाग में आएगा 1832, है ना, अजमेर, जो कि एकदम सरासर गलत है, 200% गलत है। 1818 में की जाती है, और 1818 में कहां पर की गई थी, दिल्ली में की गई। कहां की जाती है, दिल्ली में। और यहां पर जो राजपूताना रेजिडेंसी का जो एजीजी बनाया गया था उस वक्त, वो एजीजी किसको बनाया गया था, ध्यान रखना, वो एजीजी बनाया जाता है राजपूताना रेजिडेंसी का, वो किसको बनाया जाता है, मिस्टर ओक्टरलोनी को। मिस्टर ओक्टरलोनी को बनाया गया। अब सोचोगे कि भाई गलत करवा रहे हो आप, है ना, ध्यान रखना, दिल्ली में सबसे पहले स्थापना की गई थी। बोल दिल्ली से संभाल लेंगे, फिर अंग्रेज बोले यार यहाँ से उस रियासत को कैसे संभाल लें, दिल्ली कहीं पर है, राजपूताना क्षेत्र कहीं पर रह गया, संभालेंगे कैसे इसे, तो यार इसको अपडेट करो थोड़ा। बोले अपडेट करें, बोले हाँ, यहां से इसको अपडेट किया गया। बोले यहां से नहीं संभाल सकते, बोल तो क्या किया जाए, बोले राजपूताना में जाकर करो। 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहां पर होती है, राजपूताना रेजिडेंसी की राजपूताने में स्थापना कहां पर हुई थी, राजपूताने में स्थापना, तो राजपूताने में जो स्थापना होती है दोस्तों, वो कब होती है, 1832 में होती है। 1832 ईस्वी में हुई। कहां पर हुई, अजमेर में हुई। और इसका जो एजीजी बनाया गया था सर्वप्रथम, जिसको हम पढ़ते हैं सर्वप्रथम, वो जो एजीजी बना था, एजीजी, वो कौन बनता है, मिस्टर लोकेट बनता है। कौन बनता है, मिस्टर लोकेट बनता है। ये सर्वप्रथम बना था एजीजी। समझ गई बात को, कहानी समझ में आई है कुछ, तो ये ध्यान रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये दोनों की दोनों। जैसे अगर आप आरएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से कोई पर्सन आपके सामने पूछा जा सकता है। फिर क्या हुआ, 1832 में स्थापना कर दी, ठीक है कर दी। अंग्रेजों को क्या लगा करती थी, अंग्रेजों को गर्मी ज्यादा लगा करती थी। उन्होंने कहा यार भाई ये तो ठीक नहीं है सिस्टम, अजमेर में रहे तो भाई गर्मियों के अंदर कैसे रह सकते हैं यहाँ पर, या गोरे लोग, बोले कहीं काले हो जाएंगे तो कोई अंग्रेजन कहानी कौन देखेगी आपने, बोले तो केखरा। बोले यार कुछ राजस्थान में, इस राजपूताना क्षेत्र में कोई ठंडा वंडा स्थान है कि नहीं है, माउंटेन ड्यू लाओ यार, माउंटेन ड्यू से भी काम नहीं चल रहा, बर्फ में बैठे रहे तो काम ना चले यहाँ पर तो, और ऊपर से इस राजपूताना क्षेत्र में गर्मी का बड़ा भयंकर माहौल है, तो क्या किया जाए। बोले करना क्या है भाई साहब, बचाओ इन चीजों से हमें भी। बोले कैसे बचाएं आपको, बोले कैसे भी करो इन चीजों से बचाओ। तो किसी ने राय दी, बोले काम करते हैं, अगर यहाँ से पार ना पड़े तो माउंट आबू एरिया ठीक है, पहाड़ी एरिया, ठंडा भी एरिया राजपूताना में। अच्छा, बोले हाँ। बोले तो क्या किया जाए, तो अपने माउंट आबू ले चलो कुछ दिनों के लिए, गर्मियों में वहां पर ले लेंगे 2-3 महीने, बाकी यहाँ पर पड़े ही हैं अजमेर में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1845 में इन्होंने अपना कार्यालय स्थानांतरित कर दिया। 1845 ईस्वी में अपना दूसरा, अगर कहे अपने दूसरा कार्यालय कहां पर स्थानांतरित किया था, तो दूसरा कार्यालय 1845 में माउंट आबू सिरोही में कर दिया। माउंट आबू सिरोही, क्योंकि बोले ठीक है, माउंट आबू सिरोही के अंदर ऐसे था कि ज्यादा दिनों के लिए, अब अपने पढ़ते 6 महीने यार आकर 6 नहीं रह करते थे, ये लगभग मई जून जुलाई के अंदर रहा करते थे लगभग। अब सीधा सा प्रश्न आता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो क्रांति के समय राजपूताना में अंग्रेजों का मुख्यालय कहां पर था, तो अंग्रेजों का मुख्यालय हमारे दिमाग में आता है अजमेर में स्थापना की तो अजमेर में ही होगा, नहीं, क्योंकि क्रांति मई में शुरुआत हुई थी। मई में जब शुरुआत होती है तो मई में अंग्रेज कहां पर रहते थे, माउंट आबू में रहा करते थे, तो माउंट आबू में थे अंग्रेज, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। तो 1845 में अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों का कार्यालय कहां पर स्थापित कर दिया, माउंट आबू सिरोही में, और क्रांति के समय भी इनका कार्यालय कहां पर था, माउंट आबू सिरोही में ही था। ठीक है, मई में शुरुआत होती है, लिखिएगा इनको फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद में आगे देखते हैं।
अब अब इस राजपूताना क्षेत्र में सैनिक छावनियां कितनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैनिक छावनियां भी स्थापित कर दी राजपूताना में, सैनिक छावनी, तो इन्होंने अलग अलग स्थानों पर सैनिक छावनियां भी लगा दी, छावनी, और 4 राजपूताना एजेंसियों की भी स्थापना कर दी। सैनिक छावनी अलग है 6 है, और 4 राजपूताना एजेंसियां हैं। जैसे बात करें अपने पश्चिमी वालों का मुख्यालय कहां पर कर रखा था, जोधपुर कर रखा था, दक्षिण वालों का उदयपुर कर रखा था, और इधर वाले पूर्वी साइड वाले का कोटा कर रखा था, और एक जयपुर राजपूताना रेजिडेंसी हुआ करते थे जिसका मुख्यालय जयपुर में था। तो ये तो 4 इनकी क्या थी, राजपूतानाओं का जो राजपूताना एजेंसी इन्होंने स्थापित कर रखी थी, वो तो 4 अलग है, अपने को कोई मतलब नहीं है उनसे, क्योंकि अपने जब पढ़ेंगे प्रमुख रूप से सारी बातें आएगी तो अपने आप दिमाग में क्लियर होती जाएगी आपकी बातें, क्योंकि ये चीज अपने पढ़ेंगे 6 सैनिक छावनियां, वो 6 की 6 याद रखनी है आपको। राजपूताना में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां थी। 6 की सीधी सी बात है, अगर ट्रिक से याद रखो तो ठीक है, बाकी मैं ट्रिक नहीं बताता हूं, फिर भी ये ट्रिक मेरी पुरानी है, बचपन में याद की गई थी, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। एन्नी ना प्या देखिए, एन्नी ना प्या देखिए, ये 6 सैनिक छावनियां, एन्नी ना प्या देखिए। एनी का मतलब ए एन वाई, एनी, एनी मतलब कोई भी आपको के ना देखियो, ब्या ना देखियो, ब्या फोन दूसरा का नहीं अच्छा लगे, ठीक है। खुद एक मीठो लाडू है, कड़ी थे मीठा लाडू के चक्कर के मां ब्या करा लियो, गलत बात है, करा ना लियो, ठीक है ना। क्योंकि शादी करने के बाद में ऐसे एहसास होता है कि 6 महीने और रुक जाते, क्या पता अपडेट सिस्टम मिल जाता। कि फोन नया लाते हैं ना, 2023 है, 2023 नया लगा तो नए साल पर मैं नया फोन लाऊंगा, फिर 5 महीने बाद में वही कंपनी एक और फोन निकालेगी, अपने सोचेंगे यार काश 5 महीने और इंतजार कर लेता, नया अपडेट आ जाता, है ना, 6G आ जाता, 5G आ जाता है, 5G तो आ रहे हैं, 6G आ जाता, क्या पता 5 महीने बाद में। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो एने ना ब्याह देखे, आपको किसी का ब्याह नहीं, दूसरों का देखो, अपना नहीं देखना है, ठीक है। ए से याद रखो, पहली कौन सी हो जाएगी, एरिनपुरा, एरिनपुरा, एरिनपुरा कहां पर थी, पाली में थी, एरिनपुरा पाली। इसमें जो सैनिक रहा करते थे वो जोधपुर लीजियन सैनिक रहा करते थे। कौन से सैनिक रहा करते थे, जोधपुर लीजियन के सैनिक रहा करते थे, लीजियन। इसकी भी बात करेंगे, जोधपुर लीजियन की स्थापना कैसे की अंग्रेजों ने, कैसे नहीं की। फिर नी से याद रखो 2 नंबर नीमच, नीमच कहां पर है वर्तमान में, मध्य प्रदेश में। हालांकि ये किसके अधीन हुआ करती थी, मेवाड़ के अधीन हुआ करती थी। ये सैनिक छावनी है वो किसके अधीन थी, मेवाड़ के अधीन थी। नीमच का मुख्यालय कहां पर हुआ करता था, नीमच मध्य प्रदेश। यहाँ पर कोटा कनिजमेंट के सैनिक थे, कोटा कनिजमेंट के सैनिक थे, ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पर कोटा के थे, मेवाड़ के अधीन रहा करती थी। राजपुताना से बाहर, एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आता है ना, राजपुताना से बाहर एकमात्र सैनिक छावनी, राजपुताना से बाहर सैनिक छावनी जो राजपुताना के अधीन में हुआ करती थी वो यही है। एग्जाम में आजकल ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान से बाहर सैनिक छावनी, तो यही है, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर देखते हैं, नीमच के बाद ना से याद रखो नसीराबाद, नसीराबाद, नसीराबाद कहां पर थी, अजमेर। यहां पर जो सैनिक हुआ करते थे, एक तो थे 15वीं और 30वीं एनआई थी, 30वीं एनआई बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री, यानी नेटिव इन्फेक्ट्री जो पैदल सैनिक हुआ करते थे, आगे आगे चला करते थे, वो नेटिव इन्फेक्ट्री के अंदर आते थे। तो 15वीं 30वीं एनआई थी। उसके अलावा यहाँ पर मेरों को भी बुलाया गया बाद में, उसके अलावा बंबई लोसर्स भी यहीं पर थी। लेकिन प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए ना आपसे, तो ध्यान रखना 15वीं और 23वीं है, मेरवाड़ा बटालियन यहाँ पर भी हुआ करती थी। लेकिन प्रमुख रूप से आपको याद रखनी 15वीं और 30वीं एनआई। फिर ब्याह, 4 नंबर लिखो, ब्यावर, ब्यावर कहां पर है, अजमेर में। यहां पर मेर रेजिमेंट थी, सॉरी भाई ऊपर वाले में नहीं थी, यहां पर थी मेर रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट। यहां पर बंबई लोसर्स, मेरवाड़ा 15वीं 30वीं एनआई नसीराबाद में थी। 5 नंबर की बात करा, देसी देवली, और देवली आपको पता ही होगा, टोंक में, टोंक के पास में कोटा लगता है, तो यहां पर भी सैनिक कोटा कनिजमेंट के थे, मेंट के सैनिक थे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद बचा आपका खेरवाड़ा, 6 नंबर लिखो, दिखाई दे रहा है क्या, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहां पर थी, उदयपुर में, उदयपुर में। खेरवाड़ा के अंदर ध्यान रखना भील रेजिमेंट थी, यहाँ पर कौन से सैनिक थे, भील रेजिमेंट। अब देखो यहां से 2 प्रश्न आते हैं कि कौन सी सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था क्रांति में, क्रांति में
राजस्थान की या राजपूताना की कौन सी दो सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था? तो एक तो ब्यावर ने नहीं लिया था और एक खेरवाड़ा ने नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था लिखो इसको फटाफट, उसके बाद आगे लिखते। देखो खेरवाड़ा व ब्यावर ने, खेरवाड़ा व ब्यावर सैनिक छावनी ने, सैनिक छावनी ने क्रांति में भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण ये था, ध्यान रखना दोस्तों, भाई नहीं लेने के पीछे कारण क्या है? तो कारण यही है क्योंकि यहाँ पर खेरवाड़ा में रहा करते थे, कौन रहा करते थे? मेर रेजिमेंट थी, और खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट थी, और ब्यावर में मेर रेजिमेंट। भील और मेरों को किसी भी प्रकार से उस वक्त चर्बी वाले कारतूसों से इनको कोई दिक्कत थी नहीं, इसलिए इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। ये मांस व देरा का सेवन किया करते थे और अन्य नहीं किया करते थे मांसों का सेवन, तो उसकी वजह से इन्होंने भाग नहीं लिया। ये 6 सैनिक छावनियां 6 की 6 आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो 6 की 6 आपको दोस्तों क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है ना? समझ में आ गई होगी आपको ये बातें। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास में अपने जानेंगे पॉलिटिकल एजेंट और रियासतें, ठीक है? ध्यान रखना। चलो इस रियासत यहीं पर लिखवा ही देता हूँ फटाफट, है ना? राजपूताना क्षेत्र के अंदर अलग अलग, एक तरफ लिखो रियासत, रियासत भाई यहाँ पर रियासत लिखो, उसके बाद लिखो राजा, प्रमुख प्रमुख करवा देता हूँ, और उसके बाद लिखो पॉलिटिकल एजेंट। भाई कौन सी रियासत थी जहां पर इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे? जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाई उसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट, उसके ऊपर एजीजी, एजीजी के ऊपर जीजी, गवर्नर जनरल। तो रियासत में लिखो, सबसे पहले लिखो 1 नंबर लिखो जयपुर। जयपुर का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। कौन था? राम सिंह सेकंड। पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाए तो कर्नल ईडन था। राजस्थान की 3 रियासतों में राम सिंह सेकंड था, ध्यान रखना। 2 नंबर की बात करूं, कोटा। कोटा का राजा भी कौन था? राम सिंह सेकंड था। और राम सिंह सेकंड यहां पर कोट के क्या लगाना है? बटन लगाना है, तो बटन था पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है? एक बूंदी में राम सिंह सेकंड था, लेकिन बूंदी में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त नहीं किया गया था। 3 नंबर लिखो उदयपुर। उदयपुर यानी मेवाड़। मेवाड़ के कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे। और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मेजर सावर्स। क्या नाम था? मेजर सावर्स। इनके आगे कर्नल, इसके आगे मेजर लगा लेना। 4 नंबर लिखो मारवाड़। मारवाड़ यानी जोधपुर। जोधपुर का राजा कौन था? जोधपुर का जिसका तख्त तो ताज नहीं ला सके, वो तखत सिंह था। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट था मेकमोशन। मेकमोशन और ब्रिटेन की तो हालत बहुत भयंकर करी क्रांति के अंदर, ठोक क्या पड़ा बेचारा। 5 नंबर की बात करूं, सिरोही। सिरोही का क्रांति के समय राजा पूछा जाए ना, तो भी ध्यान में रखना, सिरोही का क्रांति के समय में राजा भी कौन था? ध्यान रखना दोस्तों, शिव सिंह था। कौन था? शिव सिंह। और शिव सिंह यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था तो जेडी होल था। कौन था? जेडी होल। फिर 6 नंबर की बात करें तो दक्षिण के अंदर 2-3 रियासत छोटी छोटी, तो बेटा प्रतापगढ़ के अंदर नियुक्त कर दियो। प्रतापगढ़ का राजा कौन था? दलपत सिंह था। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाए तो मेजर रोक था। कौन था? मेजर रोक। उसके बाद में आगे देखना 7 नंबर लिखो भरतपुर। भरतपुर। भरतपुर का नाबालिग राजा कौन था? जसवंत सिंह। छोटा था उस वक्त जसवंत सिंह। भरतपुर और धौलपुर से संबंधित फैक्ट आता है, दोनों के दोनों ध्यान रख लेना कि भाई भरतपुर और धौलपुर से संबंधित फैक्ट क्या आता है। देखो अगर पूछा जाए कि कौन था यहाँ पर, तो यहाँ पर था मोरिसन। कौन था? मोरिसन। फिर बाद में एक जो को वो तो क्या बताओ भाग्य उठूं, फिर धौलपुर के अंतर्गत इसको कर दिया गया था, तो मेजर लिक्सन भी नाम आता है। दूसरा क्या नाम आएगा? मेजर लिक्सन आएगा। लिक्सन, ठीक है? मेजर लिक्सन आएगा। तो भरतपुर का जसवंत सिंह राजा था, मोरिसन यहाँ का था, फिर बाद में यहाँ पर लिक्सन आ गया। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा असुमेलित कौन सा है? पॉलिटिकल एजेंट दे दिए, रियासत दे दी। तब उसमें उन्होंने क्या दिया था? जयपुर का दिया था, इन्होंने ईडन नहीं दिया था, उसमें जयपुर का बटन दे दिया था। तो इसका मतलब जयपुर वाला असुमेलित हो गया था उस एग्जाम में के अनुसार। तो और उसमें प्रश्न उन्होंने दे रखा था ऑप्शन में मेजर लिक्सन, तो ये तो सही माना गया। और ये असुमेलित था तो इसको असुमेलित कर दिया। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि भरतपुर का कौन था, तो मोरिसन था। दोनों बात ध्यान रख लेना। अगर पूछा जाए क्लास 12 के अनुसार,
कक्षा 12 की एनसीईआरटी की बुक है ना, उस बुक में मेजर लिक्सन नाम लिखा हुआ है। हालांकि दोनों ही थे, मॉरिसन भाग गया, फिर धौलपुर के नियंत्रण में कर दिया था, तो धौलपुर का था लिक्सन। ठीक है, तो धौलपुर का नाम नहीं आता है उस वक्त, धौलपुर का राजा भगवंत सिंह था, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंट और यहाँ के राजा। बाकी रियासतों के राजा अपने साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, एक एक रियासत अपने लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।